टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और ये डाइवर्सिटी आज के संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। आवश्यकता है इन कलेक्टिव कैपेबिलिटीज़ को राज्य के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ और ग्राउंड लेवल नीड्स के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट किए जाने का। इसी उद्देश्य के साथ आज ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है ताकि शासन संस्थानों के बीच संवाद, समन्वय और परिणाम आधारित सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी भावना का प्रतीक है वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस। प्रत्येक संस्थान का एक स्पष्ट और सार्थक संकल्प होता है और ऐसे सभी संकल्प मिलकर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेंगे। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस वन शेयर्ड विजन समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 आज इस कॉन्क्लेव की भावना को 3 संकल्पों में व्यक्त किया जा रहा है: सहयोग, नवाचार और योगदान। और इन तीनों संकल्पों के साथ वर्ष 2047 तक समृद्ध एवं विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण साझा संकल्प है। पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत है समृद्ध मध्य प्रदेश केंद्रीय संस्थान सम्मेलन में। और अब मैं स्वागत हेतु आग्रह करती हूँ आदरणीय उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस इन पॉलिसी एनालिसिस प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी से कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को शॉल श्रीफल सम्मान स्वरूप भेंट करके आपकी तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अपने संकल्पों से हर प्रयास को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। और अब हम आग्रह करते हैं आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विभाष ठाकुर जी से कि वे आदरणीय मुख्य सचिव श्री अशोक बनवाल जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। आज के इस समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 केंद्रीय संस्थानों के सम्मेलन में तालियों के साथ आदरणीय मुख्य सचिव महोदय जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार विश्वकर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय डायरेक्टर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कड़ेल जी का स्वागत करें। उनको सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। तालियों के साथ हृदय से स्वागत है आदरणीय निदेशक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कड़ेल जी का। धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी, उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस भोपाल मध्य प्रदेश को कि वे विशेष उद्बोधन से हम सभी को अभिभूत करें। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय अशोक वर्णवाल जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय अशोक कड़ेल जी, मंचासीन अन्य साथीगण, इस संस्थान में उपस्थित केंद्रीय संस्थानों के निदेशक, उनके प्रतिनिधिगण, राज्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरुगण, प्रदेश के अन्य संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व करने वाले हमारे अतिथिगण। पिछले वर्ष जब मध्य प्रदेश अपनी आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही भूमिका निभाई है, भारत को भारत की ताकत का एहसास कराते हुए भारत में वो सामर्थ्य है, वो तमाम चुनौतियों को हल करने का अपने अंदर मादा है, जिसके आधार पर एक तरह से चमत्कार हो रहा है। ये जो वर्तमान का टेन्योर 12 साल का कोई समय नहीं माना जाता है, लेकिन कभी हम दोनों चीज से तुलना करके देखें और वो तुलना करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात अभी अपने आप मध्य प्रदेश के अंदर लगाने के लिए यूनिट आने लगी, कभी 2 साल 3 साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे। जो 10-12 साल के अंदर कहाँ से कहाँ समय चला गया। ये छोटे छोटे, लेकिन ये बात सही है कि दूरदर्शी नेतृत्व की दृष्टि और वर्तमान का मार्गदर्शन हमारे सभी राज्यों को स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए वो अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और उस कारण से विचार का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जिस प्रकार का ये समय है
और इस समय में मैं मान के चलता हूं कि यह बात सही है कि हमारे काफी विद्वानों ने अपने अपने संस्थानों की गतिविधि को लेकर के वो बताने जा रहे थे। संतोष जी बार बार उनको कह रहे छोटा 1 मिनट में। अब आदमी इतना तैयारी करके आए, वो क्या बताए 1 मिनट में क्या छोड़े, उसके मन में भी दुविधा है। लेकिन ये मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि संस्थान का हेड मौजूद है, आप शायद वो काउंटिंग करा रहे हो उनके माध्यम से कि वो अपनी बात करते हुए अपनी उपस्थिति के आधार पर अपने मन के बाकी के दूसरे सत्र में विस्तार से बात करेंगे। अच्छी बात है। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं आपकी भूमिका के लिए। जब नमस्कार तुम कर रहा हो तो दिल से अपने आप के अंदर जोड़ने का प्रयास भी आप करेंगे। थोड़ी सी देर लगी लेकिन समझ में तो आ ही गया कि हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए 2 हाथ के बीच के आने वाली आवाज भी हमारे लिए समुद्र में ऊपर से नहीं सामने से छलांग लगाने का मौका देती। कितना अच्छा लगता बदलते समय में, आज की दौर में जब हम बात कर रहे हैं, सच में ये कई प्रकार से हमारे देश की अतीत की वो सारी गौरवशाली अच्छाइयों की बात करें वो अपनी बात है, लेकिन आज के समय में भी कितनी, केवल तुलना करो 2-3-4 बातों को बताऊंगा, लंबी बात तो नहीं करूंगा। आपने देखा हो कि देश आजादी के समय घटनाक्रम दुनिया के अंदर भी देखेंगे। एक इजराइल जैसा देश जो हमारे 1 साल बाद आजाद होता दिखाई दे रहा, वो 48 की बात है। जर्मनी, जापान और बाकी सब हालत क्या हुई हमको मालूम है। जापान तो क्या तबाह हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, छिपा हुआ नहीं, अमेरिका के परमाणु बम के बाद। लेकिन जापान, इजराइल, खुद हमारा ये पड़ोसी देश और तमाम प्रकार से आप कभी देखो, कल्पना करो तुलनात्मक रूप से, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से अच्छी मानी जाती थी। पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे अलग हुआ था, उसकी अपनी दुनिया, लेकिन समय के साथ जो घटनाक्रम घटते गए। लेकिन आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी उन सारी बातों का एहसास कराया, आप अंदाज लगा लो देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जाबाज सैनिक बैठे, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने दुनिया के 3 देश ऐसे हो गए जो अपने देश से निपटने के लिए हमारी सीमाओं को छोड़ो, वो गया समय जब बॉर्डर के अंदर आकर के वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। बड़ा कठिन और चुनौती का दौर था, लेकिन आज वो दौर बदला है। हमने हर प्रकार से, थल में, जल में, हवा में, सब प्रकार से, और अब तो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध का भी स्वरूप बदल गया। अभी आखिरी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी बॉर्डर के इलाके में लोग हमेशा की तरह इंतजार करते रहेगा, युद्ध पूरा हो गया। मालूम पड़ा यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से ही सब कुछ हो गया जो होना। ये जो समय बदला है, इस समय बदलते समय को वॉच करने की जरूरत भी। और इस तरह से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई चुनौतियां भी हमारे सामने। चुनौतियां कैसी है? अभी किसी भी स्कूल के, कॉलेज के कार्यक्रम में हम जाते हैं, आप अपन सभी जाते हैं, हम क्या जाते हैं, और कॉमन बात करें कि हम में से, परिवार में से बताइए आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार। लेकिन आप उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है, जब हमारा एग्रीकल्चर आधारित देश और प्रदेश, लेकिन वहां ये निराशा को, अब ये अलग बात है कि बदलते दौर में हमारे यहाँ खुद के यहाँ बदल गया। आज का समय कैसा हो गया? अगर मैं मध्य प्रदेश के संसाधन की दृष्टि से देखूं तो 55 साल में 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ और मध्य प्रदेश बना है, और 2002-3 तक इरिगेटेड एरिया केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, और 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल लग गए। और ये वही स्थिति जैसे गेहूं के उत्पादन में और बाकी समय पे विदेश पे हमारी निर्भरता है। लेकिन समय कितना तेजी से बदला, और अपने इस वर्तमान के समय को जानते पहचानते हुए कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने इरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए? तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से, कि हाँ हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम
बंटवारा कर देंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच। अदरवाइज हमने तो केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में लोगों को मरते देखा है। आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारे का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। हनुमान जी की जब बात चली तो हनुमान जी पे 2 और उनके गुण है। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि की बात अगर अपन करें तो आज के समय के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो आपको ध्यान में आएगा, आज हमारी अपने इस वर्तमान के समय की दृष्टि से अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्ट सिद्धि से नौ निधि की तरफ से कुशल आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है, रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइज